यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रेमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो बहुत बार अ, भक्त लोग का ये कंप्लेंट रहता है कि मुझे समय नहीं मिलता। जैसे ही भक्त लोग जाते हैं कि आप महामंत्र का जप करिए, आप भगवद गीता पढ़िए, तो लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी इतनी फास्ट पेस्ड है, मुझे इतने कार्य है कि मुझे और किसी चीज के लिए समय नहीं मिलता। और जब मुझे किसी चीज के लिए समय नहीं मिलता तो जब के लिए कहाँ से समय निकालूंगा। उसी तरह से कुछ भक्त लोग ये कहते हैं कि हमारा ऑफिस है या स्कूल है या अभी एग्जाम का समय है, अब परीक्षाओं के बीच में कैसे समय निकाल सकते हैं, भगवद गीता कहाँ से पढ़ेंगे, जब कैसे करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है वो अ, लोग पूछते रहते हैं। तो इसीलिए आज इस विषय पे चर्चा करेंगे कि समय को कैसे व्यतीत किया जाए। टाइम पास नहीं करना है, हमको टाइम मैनेज करना है, तो कैसे मैनेज किया जाए उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब उसका अगर हम समय को सही तरीके से व्यतीत कर पाए तो उसका फायदा क्या होगा। उसका फायदा ये होगा कि हमें हमारे पास कितना समय है अगर ये पता है तो उस समय को हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में एक अवधि उसको दे सकते हैं कि इस कार्य के लिए इतनी अवधि, उस कार्य के लिए इतनी अवधि। हाँ, जनरली हम देखते हैं कि हमें सोशल, इमोशनल या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है। तो हमें इन तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग एलोकेशन करना आसानी होगा अगर हमें टाइम अच्छे से हम प्लान कर पाएंगे, तो अलोकेट अच्छे से कर पाएंगे, टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और अगर हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे तो बहुत ही सरल है कि समय का दुरुपयोग नहीं होगा और हमारी जो भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए या फिर जो भी हमारी आकांक्षाएं हैं, जो एम्बिशंस है, उसको पूरा करने के लिए हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकती है। सोशल, इमोशनल, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को एग्जैक्ट अच्छे से टाइम अलोकेट करके हम अपने आप को तीनों फील्ड्स में सशक्त बना सकते हैं। हमको ये सोचने पे मजबूर करेगा अगर समय को अच्छे से प्लान किया कि क्या मैं अपना समय सही से व्यतीत कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा हूँ तो मुझे कैसे करना चाहिए। और फिर जब पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ यहाँ मैं टाइम वेस्ट करता हूँ तो उस
जो दुरुपयोग का समय है उसको हटा के हम अच्छे से समय को यूज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स, समय के सदुपयोग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप अगर इंटरनेट पे भी डालेंगे तो आपको बहुत सारे लोग बता देंगे कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। परंतु आज हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि क्या शास्त्रों में समय के बारे में कुछ बताया हुआ है। तो शास्त्रों तक जाने के पहले एक बार हम थोड़ी सी एक जनरल चर्चा करते हैं कि समय का जो उपयोग है उसको मॉडर्न साइंस में भी माना गया है कैसा है, और फिर बाद में हम शास्त्रीय दृष्टि से उसको देख सकते हैं। ये उदाहरण तो आपने शायद स्कूल में भी पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा, या वर्क ऑफिस में बताया जाता है कि अगर मान लीजिए आपके पास बड़े बड़े पत्थर है, ग्रेवल है, मतलब छोटे छोटे पेबल्स है, पत्थर छोटी से, और सैंड है, मिट्टी है, और उसको आपको एक जार में भरना है, एक कांच के बर्तन में भरना है, तो कैसे भरेंगे। तो ये हमने पहले भी कहीं पे आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है कि अगर हम पहले मिट्टी को डालेंगे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पहले मिट्टी को डालेंगे, फिर छोटे पत्थरों को डालो और फिर बड़े पत्थरों को डालेंगे, तो जगह नहीं बचेगी। लेकिन अगर हम पहले बड़े बड़े पत्थर डाल दें, फिर उसके ऊपर छोटे पत्थर डाल दें, तो बाद में जो बीच में जगह बची है उसमें मिट्टी आसानी से चली जा सकती है। तो ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण हमें ये दर्शाता है कि हमको हमारी एक्टिविटीज को भी ऐसे डिवाइड करना चाहिए। हाँ, हमारे जो कार्य है उनको विभक्त करना चाहिए। किसी को बहुत ही ज्यादा मतलब मोटा मोटा कार्य बोल सकते हैं कि बड़ा कार्य है, हाँ, कोई छोटा कार्य हो सकता है, या ऐसा कह सकते हैं कि कोई कार्य जो है वो मुझे अभी करना है, कुछ कार्य थोड़ी देर बाद करना है। तो उस हिसाब से अगर हम अलोकेट करें तो भी ये जार आराम से बंद हो सकता है। दूसरा तरीका जो बताया जाता है कि हमें जो ये कार्य है, इन कार्यों को समय एलोकेट करना है, और समय ऐसे एलोकेट करना है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा समय दे, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको कम समय दे। इस तरीके से भी इस जार को भरा जा सकता है। लेकिन अगर हम इस जार को भरने के लिए एक्टिविटीज के बारे में सोचे तो हम देख सकते हैं कि जनरली, मैं एकदम ग्रॉस बता रहा हूँ, स्थूल रूप से बता रहा हूँ कि हम 24 घंटे कैसे व्यतीत करते हैं, जनरली हम 8 घंटे 8.5 घंटे सोते हैं ऑन एन एवरेज। मैं बता रहा हूँ 8 साढ़े 8 घंटे जनरली सोते हैं। फिर उसके बाद में सवेरे उठ के नहाना धोना, यहाँ पे लिखा है 0.8 आवर्स, पर कुछ लोग तो बाथरूम में ही 2 घंटे लगा देते हैं, है ना, अपने रूप सौंदर्य को निखारने के लिए इतना समय लगा देते हैं। हमारा खाना है वो जरूरी है, शरीर को सुदृढ़ रखने के लिए खाना है। मिल्क हो सकता है, वाटर हो सकता है, या फिर फ्रूट जूस है वो लेना है, उसको बनाना है, पीना है। अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो हमें ऑफिस का कार्य करना है। ऑन एन एवरेज हम 6 to 7 आवर्स ऑफिस में रहते हैं, कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है। आजकल जमाना बदल गया है, लोग 10-10 घंटे तक ऑफिस में रहते हैं। अगर स्टूडेंट है तो भी लगभग 6 घंटे तो स्कूल कॉलेज तो रहता ही है। यहाँ पे मोटा मोटा दिया हुआ है, एक उदाहरण के तौर पे ये पाई विल दिया हुआ है, पर हम उसको ग्रॉस तरीके से समझ सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 6 to 8 आवर्स जो है हमारे या तो कॉलेज में जाते हैं या तो हमारे ऑफिस में जाते हैं। वहां तक पहुंचना है, ट्रैवलिंग के लिए भी हमें समय लगता है। और उसके बाद में हम रोज थोड़ा खेल मतलब शरीर के मेंटेनेंस पे भी समय व्यतीत करते हैं। और कुछ और भी कार्य आ सकता है, इंसिडेंटल कार्य आ सकते हैं, उन कार्यों में भी समय हम लगा देते हैं। तो ऐसे अलग अलग हम समय व्यतीत करते हैं, पूरे दिन के 24 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता। इसमें वेरिएशंस है,
जैसे कुछ लोग हैं वो 12-12 घंटे सोते हैं, है ना? कुछ लोग 5 घंटे सोएंगे, लेकिन फिर कुछ और कार्यों में ज़्यादा समय व्यतीत कर देंगे। इसमें अ, आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा चर्चा में है। जैसे लोग आजकल करीब-करीब 3 से साढ़े 3 घंटे दिन में सोशल मीडिया पे व्यतीत करते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आया नहीं कि तुरंत वो मैसेज देखना है, इतना ज़रूरी है ना? पहले तो खत होते थे, उस समय इतना ज़रूरी नहीं होता था, लेकिन आजकल मैसेज आया, क्या मैसेज आया देखना। हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मीटिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन हमको सोशल मीडिया देखना है। रात को सोने के पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे व्यक्ति है जो रात को सोने के पहले 2-3 घंटे यूट्यूब वगैरह इधर-उधर टाइम पास करके फिर सोते हैं, है ना? बहुत सारी बार हम अखबारों में वगैरह इधर-उधर पढ़ते हैं कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम से क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। बच्चों में बीमारियाँ आ रही हैं, आँखें लाल हो रही है, परंतु अ, हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। पहले तो टीवी को बोलते थे इडियट बॉक्स पहले, लेकिन आजकल तो वो बॉक्स बॉक्स नहीं रहा, वो तो हमारे हाथों में आ चुका है। हुँ? तो बहुत सारी बार हमारा हमसे जो समय जो है, उसका हम ट्रैक नहीं कर पाते और वो कहाँ पे व्यतीत करते हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं करते। हुँ? तो अगर हमारा 24 घंटा इस तरह से बटा हुआ है, तो हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि हमें वो जार भरना है, जैसे कि इसमें बताया कि आपको ये जार भरना है, उसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी है, कुछ चीज़ें कम ज़रूरी है, हमको उस तरह से डिवाइड करते आना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं? तो इन कामों को बाँटना है आपको मोटा-मोटा रूप में। तो एक व्यक्ति हो गए कोवे करके, उन्होंने ये 4 क्वाड्रेंट्स बना के दिए हैं। मतलब 4 अलग-अलग अ अ, क्या बोल सकते हैं इसको, 4 विभागों में उसको विभक्त किया है। हुँ? किसके ऊपर? एक तो अर्जेंसी के ऊपर, कितना ज़रूरी है अ, समय के हिसाब से, और दूसरा उसकी ज़रूरत के हिसाब से, कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इम्पोर्टेंस, है ना? इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी, इसके ऊपर उन्होंने इसको 4 भागों में विभक्त किया है। कुछ कार्य हो सकते हैं, जो कार्य जो है बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और साथ में इम्पोर्टेंट भी है। कुछ कार्य है जो अर्जेंट तो नहीं है पर इम्पोर्टेंट है। तीसरा, कुछ कार्य जो है अर्जेंट है पर इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और चौथा, जो ना जरूरी है, अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो इन 4 प्रकार के क्वाड्रेंट्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो ये जो पहला क्वाड्रेंट है, जिसमें अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस है, इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी। इसको क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी बोला जाता है। इसको पेन कर देते हैं। इसको क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। ये कार्य क्या है? ये कार्य जो है जैसे हमारी रिलेशनशिप बिल्डिंग हो गई। हुँ? जैसे अ, हमें नहीं, इसको क्वाड्रेंट ऑफ एक्शन बोलते हैं। हाँ, एक सेकंड ना, इसको मैं वापस करता हूँ। इसका नाम मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहेगा हम सबको। इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट ऑफ एक्शन। जो अर्जेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, उसको बोला गया है क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी। और जो तीसरा क्वाड्रेंट है, इसको क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन बोला गया है, और इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट। अब इनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो क्वाड्रेंट ऑफ एक्शन मतलब क्या होता है कि
यहाँ पे आपको कार्य बहुत अर्जेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको करना ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको दिन रोज़ सोना है। कितना सोना है वो अलग बात है, लेकिन आपको शरीर अगर स्वस्थ रखना है तो आपको सोना है। आपको सवेरे उठ के नहाना है ना? क्लीनिंग करना है, वो ज़रूरी है। आपको खाना है, तो ईटिंग हो गया। हुँ? उसी तरह से मतलब जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो कार्य है, वो कार्य हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में आते हैं। उसके साथ में हमारी अगर हम वर्किंग लाइफ में हैं, तो जो भी वर्क लाइफ है, हमें कार्य के स्थान पे जाना है, वहाँ पे कार्य करना है, वो भी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो स्टडी करना, वो भी ज़रूरी है। ये क्वाड्रेंट 1 के एक्शन्स हैं। हुँ? तो हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रेंट 1 के एक्शन जो है, ये जो है एक तरह से ये स्टोन्स हो गए। ये स्टोन्स हो गए, ठीक है? उसके बाद में जो दूसरा है क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी। तो क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी मतलब क्या है? सॉरी, तो ये क्वाड्रेंट ऑफ एक्शन मतलब क्या है? कि आपको करना है। तो इसीलिए इस जो पहला भाग है, इसका मोटो है, इसका जो मंत्र है, वो है डू इट, कि आपको ये करना ही करना है। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। हुँ? दूसरा क्वाड्रेंट है जिसको चीजें जो है इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी अर्जेंट भी नहीं है। करनी तो है, पर अर्जेंट नहीं है। तो इसको क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी बोला जाता है। जैसे हमारी फ्यूचर एम्बिशंस है ना? हमें भविष्य में जो भी कुछ करना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है। कोई स्टूडेंट है, वो सोचता है कि हाँ, मुझे आगे जाके जॉब लेना है, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो कैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी? भाई अभी हाथ में आप +2 कर रहे हो, तो +2 के पहले एग्ज़ाम क्लियर कर लो, है ना? अभी से आप सोचोगे कि मुझे इंजीनियरिंग पढ़ना है, हाँ? तो इंजीनियरिंग पढ़ के जॉब लूँगा, तो इंजीनियरिंग तो बाद में आएगी। लेकिन इंजीनियरिंग करना है, उसके लिए आपको आईआईटी या फिर बिट्स की या फिर और कोई एग्ज़ाम्स है, वो क्लियर करनी पड़ेंगी। तो वो जो है वो डू इट में आ गया, है ना? आपके हाथ में जो वो करना है, लेकिन आप प्लान कर सकते हो कि हाँ, फ्यूचर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। या फिर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसको पता है कि मुझे अगर जॉब लेनी है, तो ठीक है, पढ़ाई करना तो अभी ज़रूरी है, इंजीनियरिंग कंप्लीट डिग्री करनी कंप्लीट है, परंतु साथ में जो स्किल सेट डेवलपमेंट के लिए जो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ है, वो भी करने हैं। तो वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए होते हैं। हुँ? उसी तरह से आप बोल सकते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना है, तो मुझे थोड़ा एक्सरसाइज करना है ना? जिम में जाना है, ठीक है, अर्जेंट नहीं है पर इम्पोर्टेंट है, जिम में जाना है आपको करना है तो। कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो ठीक है, वो अर्जेंट नहीं है, आपको पढ़ाई तो करनी इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अभी तो नहीं। इस उसी तरह से कोई कोई लोग जो ऑफिसेस में होते हैं, उनके लिए रिलेशनशिप बिल्डिंग ज़रूरी होता है। हुँ? लेकिन अर्जेंट नहीं है। आज की ऐसा नहीं है कि आज ही मुझे सबसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, नहीं। हाँ, एक-एक स्टेप लेके आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। तो ये जो क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी है, इनको पेबल्स बोला गया है। जो ग्रेवल या फिर छोटे-छोटे पत्थर है, वो छोटे पत्थर इस क्वाड्रेंट में आते हैं। और तीसरा क्वाड्रेंट क्या होता है? तीसरा क्वाड्रेंट होता है जिसमें चीज़ें अर्जेंट तो है, पर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आपका मन आपको धोखा दे सकता है कि अरे! इनको तो अभी करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर ईमेल आया। अब ज़रूरी नहीं है कि ईमेल उसी वक़्त चेक करा जाए। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आया, किसी मित्र का मैसेज आया किसी ग्रुप से। ज़रूरी नहीं कि आपको अभी चेक करना है। हुँ? या आपके मित्रों से डिस्कशन करना है किसी चीज़ पे। हाँ, आपके इधर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ठीक है, आपको मित्रों से बात करके पता तो चल जाएगा कि उनके पढ़ाई के तरीके क्या है, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अभी जो क्लास में बैठे हो, तो पहले क्लास अटेंड कर लो, उसके बाद में आप मित्रों से बात कर सकते हो। ये नहीं कि क्लास के अंदर ही मित्रों से बात करना शुरू हो जाए। हुँ? जैसे
खेलना, खेलकूद आप बोल सकते हो। खेलकूद ज़रूरी है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन वो लेकिन अब भी करना है, मतलब ठीक है, खेलकूद ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। खेलकूद थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन भी कर दिया, आप नहीं जाते हो खेलकूद करने तो कोई बिगड़ेगा नहीं आपका। हुँ? लेकिन ये इस क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपका मन आपको ठगता है एक तरह से। वो बोलता है कि नहीं, अभी के अभी करना है, ये अभी के अभी करना है। तो जैसा हमने पहले देखा कि पहले क्वार्टर में अर्जेंसी भी है और इम्पोर्टेंस भी है, तो डू इट, आपको करना है। जो क्वालिटी का क्वाड्रेंट है, उसको आपको प्लान करना है कि फ्यूचर के लिए मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैं कब करूंगा, कैसे करूंगा, ये आपको प्लानिंग करनी है और उसके लिए भी आपको थोड़ा टाइम अलोकेट करना है। तो ये जो तीसरा क्वाड्रेंट है, इसको क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन बोला गया है, लेकिन इसका मोटो क्या है? डेलिकेटेड या निगोशिएटेड। इसको आपको निगोशिएट करना है। ठीक है, मित्रों से बात करनी है, लेकिन कितनी देर बात करनी है वो आपके हाथ में है। ईमेल चेक करना है, लेकिन ईमेल चेक करने के लिए आपको कितना टाइम व्यतीत करना है? ऐसा नहीं कि आप ईमेल के लिए कंप्यूटर खोलो और साथ में गेम्स खेलना शुरू हो जाओ, है ना? क्योंकि जैसे ही मोबाइल हाथ में आता है, हम देखते हैं अरे इसका मैसेज है, फिर उसका भी मैसेज है, अरे उसका भी मैसेज है, फिर हम जो इंपॉर्टेंट मैसेज है उसको छोड़ के बाकी चीजें करने लग जाते हैं। तो ये जो क्वाड्रेंट है, इसलिए इसको डिसेप्शन बोला जाता है, क्योंकि इसमें ठगने के चांस बहुत होते हैं। हम सोचते हैं कि मैं आधा घंटा जाके बाहर खेलूंगा, है ना? हम खेलने जाते हैं आधा घंटा, लेकिन 3-4 घंटे खेलने के बाद वापस आते हैं। तो हमने जितना भी टाइम उसको अलोकेट किया है, जितना टाइम उसको दिया है, उससे ज्यादा समय हम उसमें व्यतीत कर देते हैं। इसलिए इसको डिसेप्शन का क्वाड्रेंट या फिर ठगने वाला क्वाड्रेंट बोला जाता है। और इसको निगोशिएट करते आना चाहिए, मतलब इसके साथ आपको थोड़ा एडजस्ट करते आना चाहिए कि हाँ, मुझे अर्जेंट है तो जितना अर्जेंट है उतना बात करो, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बातें नहीं उसको छोड़ दो। गॉसिपिंग में ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना है। हुँ? तो इसका मोटो है निगोशिएटेड, और यहाँ पे बोला गया डेलीगेट। डेलीगेट भी कर सकते हैं या फिर इसको निगोशिएट करते हैं। तो ये जो हमारे मिट्टी, हमने यहाँ पे इस जार में जो चर्चा करी, यहाँ की जो मिट्टी है, वो मिट्टी यहाँ पे उस क्वाड्रेंट 3 एक्टिविटीज को डिपिक्ट करती है। ठीक है ना? तो चौथा क्वाड्रेंट क्या है? चौथा क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट। मतलब वो चीजें जो ना तो अर्जेंट है और ना ही वो इंपॉर्टेंट है। तो अब जो चीजें ना जरूरी है, टाइम के हिसाब से भी जरूरी नहीं है, कार्य के हिसाब से भी जरूरी नहीं है, तो उसको क्यों करना है? जैसे उदाहरण के तौर पर सोशल मीडिया, वॉचिंग टीवी आप बोल सकते हैं, और जो एक्टिविटीज हमको अच्छी लगती है, हमको अच्छा लगता है कि ठीक है, हमें 10 दोस्तों के साथ में बाहर घूमने जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर बस हमें अच्छा लगता है मित्रों के साथ घूमना, हमें अच्छा लगता है मित्रों के साथ बातें करना, या फिर टेलीविजन देखना। बस कोई सीरियल चल रहा है, उसके सामने हम बैठे हुए, सीरियल चल रहा है, मूवी चल रही है, सोशल मीडिया पे टाइम व्यतीत करते हैं, फेसबुक पे इसने क्या कमेंट डाला, उसने क्या कमेंट दिया, है ना? और उसके बाद में ये कहा गया, वो कहा गया, है ना? इधर उधर की बातें जिसको बोल सकते हैं। तो इसको क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट बोला गया है। ये जरूरी नहीं है ना, ना तो समय के हिसाब से, ना तो कार्य के हिसाब से। तो ऐसे इसको एलिमिनेट करना चाहिए, है ना? या फिर अगर क्रूड वर्ड में बोला जाए तो इसको ट्रैश ही बोल सकते हैं। इसको ट्रैश कर देना चाहिए, इसको लेना ही चाहिए। तो देखेंगे कि हमारा कार्य जो है, इसमें अगर हम जो हमने अभी चर्चा करी उसके बेसिस पे जो मिट्टी है, जो कार्य डिसेप्शन के हैं, उनको पहले डाल दिया, उसके बाद में प्लानिंग वाले कार्य पहले कर लिए, तो अभी के जो इंपॉर्टेंट कार्य करने वो रह जाएंगे, है ना? वो कार्य हमारे रह जाएंगे।
लेकिन वहीं पे अगर इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो जो कार्य हमारे डिसेप्शन के हैं, है ना, उनको पहले किया गया, वो पहले आने के बाद में जो कार्य प्लानिंग वाले हैं वो अभी हम करने लग गए, है ना, तो फिर जो कार्य इंपॉर्टेंट है अभी जो हमें करने हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, वो जार में नहीं फिट होंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम पहले जो कार्य करने हैं अभी के अभी, ना, डू इट वाले, अगर हम वो पहले पहले कार्य करते हैं, फिर थोड़ा प्लानिंग के लिए समय दे देते हैं, और फिर लास्ट में हम जो भी डिसेप्शन वाले कार्य है उनको एडजस्ट कर लेते हैं कि ठीक है, हाँ यहाँ पे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो फिर उन कार्यों को फिट किया जा सकता है, तो आपका जिंदगी का जार जो है वो कंप्लीट फिल हो सकता है। तो यहाँ पे हमें हमारे जो कार्य है उनको इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी के हिसाब से डिवाइड करनी चाहिए। लेकिन हम इतना अगर कोशिश भी करते हैं, इसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार फेल्योर आता है। तो फेल्योर क्यों आता है? तो भगवत गीता के 18वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृति को आलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्चते। जो व्यक्ति हमेशा शास्त्रों के विरुद्ध कार्यों में लगा रहता है, जो भौतिकतावादी है, बहुत ही ज्यादा हठी है, बहुत ज्यादा ठगी है और दूसरों का अपमान करता है, ठीक है, उसके अलावा भगवान दो चीजें बोलते हैं, और जो आलसी है और जो दीर्घ सूत्री है। दीर्घ सूत्री मतलब प्रोक्रास्टिनेटिंग, है ना, वो मोड ऑफ इग्नोरेंस का व्यक्ति बोला गया है, जो तामस है ना, ये तामसिक व्यक्ति बोला गया है। तो इसमें हमें क्या समझ में आता है कि दो चीजें हैं जो हमारे समय को जो हम अच्छे तरीके से व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें दो चीजें हैं जो इसकी एनिमीज है, जो इनके शत्रु है। एक है दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता मतलब प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है, टाल मटोल करना। जैसे एक व्यक्ति है, वो क्या काम अभी करना है कि बाद में करना है, राइट, तो वो क्या बोलता है, नहीं अभी नहीं, मैं बाद में करूंगा, उसको टालता रहता है, काम को टालता जाएगा, टालता जाएगा। स्कूल में जाना है, स्कूल में होमवर्क मिला है, ठीक है मैं बाद में करूंगा, है ना, ऑफिस में काम है ना, वो ऑफिस का काम मैं बाद में करूंगा, अभी मित्रों से गप्पे मारूंगा। तो हमें पॉइंट जो हमारा डिसेप्शन का क्वाड्रेंट था, हम ज्यादा समय क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन में व्यतीत कर देंगे, तो नेचुरली हम क्या करेंगे, जो कार्य अभी करने हैं उनको हम पोस्टपोन करते जाएंगे, उनको बाद बाद में करते जाएंगे, है ना, उनका टाल करते जाएंगे। जैसे ये व्यक्ति है, वो क्या बोल रहा है कि आई डोंट लाइक डूइंग इट, मुझे अच्छा नहीं लगता वो करना, आई हेट डूइंग इट, मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं उसका तिरस्कार करता हूँ, मुझे ऐसा कार्य करना नहीं है। फिर बोलता है ठीक है, मैं उसका तिरस्कार भी करता तो मुझे करना ही नहीं है, और अंत में बोलता है कि आई डोंट वांट टू डू इट एट ऑल, मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन साइकिल बोलते हैं। तो वो व्यक्ति क्या करता है, हर चीज को बाद में करूंगा, तो इसको क्या बोला जाता है, दीर्घ सूत्रता। और दूसरा क्या है, आलस्य। आलस्य मतलब क्या है, लेजीनेस। लेजीनेस मतलब क्या है कि आई डोंट वांट टू डू इट। तो जो प्रोक्रास्टिनेशन है, वो प्रोक्रास्टिनेशन अल्टीमेटली रिजल्ट करता है आलस्य में। जो समय है उसको कैसे व्यतीत करना वो व्यक्ति फिर छोड़ देता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आज आपको आज आपको कोई घर मम्मी या पापा ने कुछ कार्य बोला, या आपके घर के लिए कोई इंपॉर्टेंट कार्य था, अगर पत्नी तो पत्नी ने कुछ कार्य बोला। अब हम क्या बोलते हैं कि मम्मी पापा ने बोला है, पत्नी ने बोला ना, हम कर लेंगे बाद में, है ना, उसको हम बाद में करेंगे। हो सकता है वो कार्य उनके लिए बहुत जरूरी है, और उनको जरूरी है तो आपके घर के लिए, फैमिली के लिए जरूरी है तो आपको भी जरूरी है। परंतु हम क्या सोचते हैं, ठीक है
मैं कर लूंगा बाद में, कर लूंगा बाद में, तो वो काम क्या होता है, एक तरह से पोस्टपोन होते चला जाता है, होते चला जाता है, होते चला जाता है ना। और उसकी जगह फिर वो कार्य जो करने के लिए आपको समय मिला था, वो समय आपने क्या किया, किसी और कार्य में व्यतीत किया, जो कार्य आपके लिए जरूरी नहीं था। क्या कार्य है, जैसे आप टीवी के सामने बैठे हो और मम्मी आके बोलती है कि मुझे ये चीज बाहर से ला के दो, आप क्या बोलते हो, हाँ हाँ मैं लेके आऊंगा। पर आप टीवी में इतने मशगूल हो कि आप टीवी के सामने से हटते नहीं हो, या आप सोशल मीडिया पे जो भी कर रहे हो उसके ऊपर इतने मशगूल हो कि वो कार्य रह जाता है, अधूरा रह जाता है ना। तो ये एक तो टाल मटोल हो गया, दूसरा मतलब आलस, मुझे करना ही नहीं है, नहीं मैं नहीं कर सकता बस। आप घर वालों को तो सीधा बोल सकते हो कि मैं नहीं करूंगा, ऑफिस में बोल सकते हो नहीं। तो आप ऑफिस में क्या करते हो, ठीक है मैं नहीं करूंगा बोलने की जगह हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन आप करते नहीं हो, प्रोक्रास्टिनेट करते हो। तो दोनों तरीके से अगर आप देखा जाए तो प्रोक्रास्टिनेशन मतलब दीर्घ सूत्रता, और दूसरा आलस्य, ये दोनों जो है आपके लिए हार्मफुल है। वो दोनों समय को सही तरीके से व्यतीत करने के लिए हार्मफुल है ना, वो शत्रु है टाइम मैनेजमेंट का। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, एक छोटा सा ग्राफ है, क्रिएटिविटी मतलब हमारी नए नए कार्य करने की शक्ति, और दूसरा है समय, अगर हम इसको लेंगे तो, है ना। तो कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको जैसे ही कुछ कार्य मिलते हैं वो तुरंत पैनिक कर जाते हैं, उनको बोला जाता है पैनिक मॉन्स्टर, पैनिक मॉन्स्टर्स या पैनिक मास्टर्स। तो पैनिक मॉन्स्टर मतलब क्या है कि वो डर जाते हैं, अरे ये कार्य ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ये तो मैं करूंगा ही नहीं, अरे मैं कैसे कर सकता हूं। जैसे ही कार्य सामने दिखता है उनके तुरंत हाथ पैर फूल जाते हैं, उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो मुझे नहीं करना है ना। तो इनको बोलते हैं प्रीक्रास्टिनेटर्स, कि ये टाल मटोल तो नहीं कर रहे, सॉरी ये टाल मटोल कर रहे हैं, लेकिन क्या है, काम को देखे बगैर, है ना, काम को जाने बगैर, बस मम्मी जैसी आवाज दी बेटे सुनो उसी वक्त, नहीं मैं नहीं कर सकता। या फिर ऑफिस में जैसे बॉस बुलाएंगे, बॉस के चेंबर में जाने के पहले ही एकदम से पैनिक आ जाता है, अरे अब क्या बताएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे, है ना। तो ये प्रीक्रास्टिनेटर्स थे और पैनिक करते हैं। दूसरे जो एक्सट्रीम व्यक्ति है ये होते हैं प्रोक्रास्टिनेटर्स, वो क्या करते हैं, टाल मटोल करते हैं, क्यों, अरे ये काम करने में तो इतना समय लग जाएगा, है ना, मुझे इतना समय लग जाएगा ये काम करने के लिए, तो मैं दूसरी चीजों के लिए समय नहीं दे पाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, उसको पोस्टपोन करते हैं या फिर उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अब क्यों, क्योंकि उस वक्त हमारा कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन चल रहा होता है, उसका कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन चल रहा होता है, उनको लगता है कि इसमें बाधा पड़ जाएगी, इसमें बाधा पड़ जाएगी तो मैं ये काम अभी नहीं कर सकता, तो बस उस काम को वो टाल देते हैं। ये इसको बोला जाता है कि एक तरह से मंकी फिलोसॉफी, है ना, बंदर होते, बंदरों को तुरंत उसका रिटर्न चाहिए होता है। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर्स, ये बंदरों की फिलोसॉफी है कि मैं तुम्हारी अभी पीठ खुजला रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तुम मेरी पीठ खुजलाओगे, है ना। बंदरों में देखा होगा आपने कि एक बंदर बैठता है, पीछे दूसरा बंदर बैठ के उसकी जो है जुए वगैरह जो भी वो निकालता है, फिर वो बंदर घूम जाता है और जिसके जुए निकालिए वो उसके जुए निकालेगा दूसरे की। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अभी के अभी करके दो, है ना। आपने भी देखा होगा आपके स्कूल में या कॉलेज में या ऑफिस में कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे कि हाँ भाई मैं आपकी तो मदद अभी कर दूंगा, लेकिन आपको मुझे उसमें करनी पड़ेगी, इस तरह से रहते हैं, है ना। तो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन में उनका खंड पड़ जाएगा, इसलिए वो करना नहीं चाहते। तो क्रिएटिविटी कब हैस्ट रहती है, जब कब मतलब हम अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं जिंदगी में, कैसे बढ़ सकते हैं आगे, जब हम ना तो प्रीक्रेस्टिनेटर है ना ही प्रोक्रेस्टिनेटर, बल्कि हम इस पीक पे है जिसको बोला गया ओरिजिनल्स। तो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति अलग अलग दशा को दिखाते हैं। जो प्रोक्रेस्टिनेटर से भगवान अभी थोड़ी देर दो श्लोक पहले हमने सॉरी 2 स्लाइड्स पहले हमने देखा
भगवान उनको क्या बोलते हैं कि तामस, कि ये जो व्यक्ति होते हैं ये तामसिक होते हैं, है ना। तो दीज आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। जो पैनिक मॉन्स्टर्स होते हैं इनको बस कार्य करना होता है, परंतु कार्य का फल उनको समझ में नहीं आता, वो सोचने के लिए मना कर देते हैं और वो देख के डरते भी है। तो इनको बोला जाता है इनको मोड ऑफ पैशन। और ये जो व्यक्ति है ये मोड ऑफ गुडनेस या सतोगुण, ये सतोगुणी व्यक्ति होते हैं, है ना। मोर ये तामसिक होते हैं, तामसिक, और ये होते हैं रजोगुणी। हम्म? तो हमें ना तो पैनिक मॉन्स्टर बनना है, या फिर ना तो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ करना है। हमको इसके बीच में सतोगुणी बनना है। अगर हम सतोगुणी बनेंगे तो क्या होगा, ना सतोगुणी व्यक्ति ना तो आलसी होता है और ना ही वो दीर्घसूत्री होता है। पैशन वाला व्यक्ति क्या होता है, वो दीर्घसूत्री नहीं होता है, वो बहुत ही जल्दी कार्य कर देता है, वो कंटेम्पलेट नहीं करता है। इसके लिए हमने इसको बताया था कि यहाँ पे जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो कोई कंटेम्पलेट नहीं करता है, पर केवल एक्शन करता है, ओनली एक्शन। इग्नोरेंस व्यक्ति क्या है, नाइदर कंटेम्पलेशन नॉर एक्शन, वो लेजी होता है। और सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है कि वो फर्स्ट कंटेम्पलेट देन एक्शन। तो व्यक्ति सोच के कार्य करता है कि हाँ इस कार्य से मुझे कितना फायदा होगा, इस कार्य से मुझे नुकसान तो नहीं हो रहा है, इस कार्य से मैं किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा हूं। तो इस तरह से वो सोच के कार्य करता है, वो सोच के कार्य करता है। जो व्यक्ति आलसी होता है, दीर्घसूत्री होता है, वो तो प्रोक्रेस्टिनेशन, वो काम का टाल मटोल करता रहता है। दूसरा होता है प्रीक्रेस्टिनेटर, वो काम कर देगा लेकिन क्या किया, किस लिए किया, कुछ नहीं किया, सोचेगा ही नहीं, है ना। लेकिन जो सतोगुणी व्यक्ति है वो पहले सोचेगा और फिर कार्य करेगा। तो हमको सतोगुणी बनना है, हमको सतोगुणी बनना है, तभी हम समय को सही तरीके से व्यतीत कर पाएंगे। कैसे व्यतीत कर पाएंगे, हम कैसे समय व्यतीत करते हैं उसको हम आ, आ, इस चार्ट में समझ सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि नीड टू डू, ठीक है, हम थोड़ा समय उसको देते हैं। गॉट टू डू, नीड टू डू मतलब डू इट, है ना। सॉरी, शुड डू मतलब डू इट, नीड टू डू मतलब प्लान इट, गॉट टू डू डिसेप्शन, और ये लाइक टू डू भी डिसेप्शन में आ जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, जो कार्य करना जरूरी है उसको हम बहुत कम समय देते हैं, लेकिन जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारी इंद्रियों को संतुष्टि देता है, उन पे हम ज्यादा समय व्यतीत कर देते हैं, है ना। लेकिन जब हम समय को अच्छी तरीके से व्यतीत करेंगे, हम समझ जाएंगे कि हाँ मुझे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो अगर कार्य हम सही से करेंगे तो क्या होगा, जो कार्य करने जरूरी है, जो डू इट वाला है, उसके लिए हम अच्छे से समय देंगे। और उसके बाद में जो कार्य लाइक टू डू है उसको थोड़ा समय देंगे, पर जितना जरूरी उतना ही देंगे, क्योंकि वो जो क्वाड्रेंट है उसमें क्या है, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, जितना जरूरी उतना करना है, बाकी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है इसको हम स्पिरिचुअली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आध्यात्मिकता में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, आध्यात्मिक कार्य है, वो आध्यात्मिक कार्य हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं। वो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अर्जेंट क्यों है, अर्जेंट इसलिए है क्योंकि हमें पता नहीं कि कल हमारे साथ क्या होगा, है ना। कल हमारे साथ क्या होगा, जैसे
एक अलवर हो गए हैं साउथ इंडिया में, संत हो गए हैं महाराज कुलशेखर। वो क्या कहते हैं कि हे भगवान, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक मेरा शरीर स्वस्थ है, तब तक मुझे आपका नाम लेने दो, क्योंकि जब प्रयाण समय आएगा, जब मेरी मृत्यु आएगी, जब मेरा कंठ अवरुद्ध हो चुका होगा, है ना, तो उस समय मैं आपका नाम कैसे ले पाऊंगा? उस समय तो बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी जब तक मेरा शरीर स्वस्थ है, मुझे आपका नाम लेने की शक्ति दो, मुझे नाम लेने दो आपका। तो उसी तरह से हम भी सोच सकते हैं कि कल हमें पता नहीं है, कल हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, अगले क्षण की किसी को कोई गारंटी नहीं है। तो वो कार्य जो है अर्जेंट है, भगवान का नाम लेना, भगवान का जप करना, ये बहुत ही अर्जेंट कार्य है और इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि ये हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाएगा। ये कार्य जो है हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाता है। भगवान बोलते हैं, है ना, स्वल्पम अपि पुण्य से प्रायतो महतो भयात्। जो थोड़ी बहुत भी भक्ति करेगा तो एक बड़े से बड़े भय से आपको बचाएगा। तो हमारा सबसे बड़ा भय क्या है कि ये जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस फंसना, दूसरा अगला जन्म किसी जानवर की, पशु पक्षी की या जलचर की योनियों में जाना। उससे अच्छा कि अगला जन्म हमें मनुष्य का ही मिले। तो भगवान बोलते हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर आप भक्ति कर लेते हो तो ये इतना तो गारंटी है कि आप भक्ति नष्ट होती नहीं है, तो आपको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा और मनुष्य का मिलने के कारण आप वहां ऐसी जगह होगा जहां से आप भक्ति आगे बढ़ा सकते हो, उसको आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, है ना। तो इसलिए भक्ति के कार्य जो है वो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो अगर हम हमारी जिंदगी हमारे दिन में इन कार्यों को प्राथमिकता देंगे, तभी हम मतलब एक तरह से आप मान लीजिए कि कार्यों को हम अच्छे से डिवाइड करें, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, तो उनको भी देना है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आज आपकी परीक्षा है कोई, या ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो अगर आप सवेरे उठ के भगवान नाम का जप करते हो, है ना, भगवान से प्रार्थना करते हो और उसके बाद में आप एग्जाम देने जाते हो, तो भगवान भी देखते हैं कि आपने आध्यात्मिक कार्यों को प्राथमिकता दी है ना। प्लस जो ये प्रूवन है कि जो आप भक्ति के कार्य करते हो उससे आपका इंटेलिजेंस शार्प होता है ना। एक पीछे किसी ने रिसर्च किया था कि एक क्लास में उन्होंने उनको भगवद के श्लोक रिसाइट करने को बोला था और दूसरे बच्चों को कुछ नहीं दिया था, और अंत में जब रिजल्ट कंपेयर हुआ तो देखा गया कि जिन भक्तों ने भगवद गीता के श्लोक पठन किए थे, है ना, उनके मार्क्स, उनके ग्रेड्स अच्छे आए। तो ये रिसर्च किया जा चुका है। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं अभी, वो उन्होंने ऐसे बहुत सारा रिसर्च करके रखा है कि ये जो हम ध्यान करते हैं या भगवान का जप करते हैं उससे क्या क्या फर्क पड़ता है। उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बाद में कभी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उनका नाम आएगा तो। वो उनकी वेबसाइट भी है, उन्होंने ऐसे बहुत सारा रिसर्च कर रखा है कि जो व्यक्ति भक्ति के कार्य करते हैं उनका जो इंटेलिजेंस जो है वो, मतलब बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण होती है और इसलिए वो जिंदगी में अच्छे कार्य कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको हमारे कार्यों को डिवाइड तो करना है, प्रायोरिटी क्या है वो भी डिसाइड करनी है ना, परंतु हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि हमारे दिन में हम कितनी ऐसे कार्य हैं जिनको हम ट्रैश कर सकते हैं, जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हमको आइडेंटिफाई करना है, हमको ये ढूंढना है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है अगर आपको टाइम मैनेज करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप एक शेड्यूल बनाइए, आपकी दिनचर्या बनाइए कि मैं इतने बजे उठूंगा, मैं ये फिर नहा धो के मैं ये कार्य करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ये करूंगा। आप अच्छे से आपकी दिनचर्या बनाइए
और उसको फॉलो करिए। उसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी कार्य आप पहले इंपॉर्टेंट समझते थे, अर्जेंट समझते थे, वो कार्य आपके लिए कोई मायना नहीं रखता। आप उस दिनचर्या को फॉलो करके देखिए, कोई मायना नहीं रखता है उसको बाद में, है ना? लेकिन हम लोग अभी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जबकि वो जरूरी नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप अपने आप एलिमिनेट कर देंगे। जब वो एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास बहुत समय बचेगा, और वो समय जब बचेगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैंने कहाँ पे ये समय को लगाना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, आप अच्छे से प्लान करिए, शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल बनाने के साथ बाद में थोड़ा इनिशियल स्टेजेस में आपको डिफिकल्टी आ सकती है, थोड़ा परेशानी हो सकती है कि हाँ, मैंने ये कार्य करने का सोचा लेकिन नहीं हो पा रहा है, या फिर मैं शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी आपने शेड्यूल में लिखा कि मुझे 6 घंटे सोना है, लेकिन किसी दिन 8 घंटे सो गए। ठीक है, पहले पहले थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, परंतु अगर आप फर्म रहे, डिटरमाइंड रहे, निश्चय रहे कि मैं ये करके ही रहूंगा, तो अपने आप ये हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी दिन आपको कहीं शादी में जाना है या फिर कहीं पे ट्रैवल करना है, तो आपको उठने के लिए कोई अलार्म की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं ना। अगर जरूरत पड़ती भी तो एक ही अलार्म में आप उठ जाते हो। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को इंपॉर्टेंट समझते हो। उसी तरह से हम अगर इस शेड्यूल को फॉलो करना एक इंपॉर्टेंट समझे कि हाँ, मेरी आगे जिंदगी सही करने के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है, तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो आप बराबर उठेंगे, बराबर कार्य करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 4 घंटे नींद लो, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आप आपके शरीर को पहचानो कि आपके शरीर को कितनी घंटे की नींद जरूरी है। उसके हिसाब से किसी को 5 घंटे की चाहिए होती है, किसी को 6 चाहिए होती है, किसी को 7 घंटे चाहिए होती है। आप अपने आप पहचानो कि मुझे कितना समय सोना है, फिर सोने के बाद में मैं कितना समय नहाने वगैरह में व्यतीत करता हूँ, क्या उसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूँ, है ना? कई बार मैंने बताया कि हम बाथरूम में ज्यादा समय व्यतीत कर देते हैं, तो क्या मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ किसी तरह से? उसके बाद में फिर पढ़ाई कर सकते हैं। हम जनरली गलती कहाँ कर रहे हैं? हम गलती करते हैं रात को लेट सोने में। अगर हम देर से सोएंगे तो सवेरे जल्दी नहीं उठ पाएंगे। और बचपन से कहा जाता है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, है ना? बचपन में एलकेजी वगैरह से ये बताया जाता है, लेकिन हम इसको अभी भी नहीं समझे। अगर हम जल्दी सोएंगे तो नींद पूरी हो जाएगी, सवेरे जल्दी उठेंगे। पुराने समय में सवेरे जल्दी उठ के सारे इंपॉर्टेंट कार्य करते थे, क्योंकि उस वक्त मन साफ रहता है, फ्रेश रहता है ना? तो उस समय अगर आप, जैसे हम भी छोटे थे तो बचपन में सवेरे उठ के पढ़ाई करते थे। हम 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते थे, 5 बजे से पढ़ाई करते थे। तो अ, उस समय शांति भी रहती है, अच्छे से पढ़ाई भी हो सकती है, आपके दिन को आप प्लान भी कर सकते हो, है ना? शेड्यूल एक बना सकते हैं, शेड्यूल को फॉलो करिए। अगर दिन का प्लानिंग करना है आपको शेड्यूल के हिसाब से भी, तो सवेरे उठ के प्लानिंग करें कि मैं आज ये टाइम से ये टाइम तक ये करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, और उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। कई बार नहीं हो पाता, एक्सीजेंसीज आती है, तो टाइम शेड्यूल को थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रखिए, लेकिन स्ट्रक्चर भी रखना है ना? थोड़ा लॉजिकल रखना है। ये नहीं कि शाम के 3 घंटे खेलने के लिए, नहीं। खेलने के लिए जितना जरूरी है उतना आप रखिए, और कोशिश करिए आपके घर में माता पिता से वगैरह बात करके कि आप फूड हैबिट जो है वो रेगुलेटिव रखिए में इसमें भी, कि हाँ, सवेरे इतने बजे ब्रेकफास्ट, इतने बजे लंच, इतने बजे डिनर। अगर आप एक रेगुलेटिव मेंटेन करेंगे तो आपको उसके बहुत फायदा होगा। और जल्दी से सोने की कोशिश करिए, नहीं 9 तो कम से कम 10 बजे तक सोने की कोशिश करिए, क्योंकि इवन मेडिकल साइंस जो है, डॉक्टर्स वो भी कहते हैं कि जल्दी सोना शरीर के लिए आसान होता है, क्योंकि जो लिवर होता है ये डिटॉक्सिफाई करता है, सारे शरीर में जमा विष को निकालता है, और उसको निकालने का समय होता है रात के 9 बजे से 12 बजे तक।
जनरली। तो अगर आप जल्दी सोएंगे तो वो आपका लिवर भी अच्छे से कार्य करेगा, आपके शरीर से टॉक्सिन्स भी जाएंगे, सवेरे उठ के फ्रेश भी लगेगा, है ना। तो शेड्यूल बनाइए, उसको फॉलो करिए और अपने कार्यों को दिनचर्या के हिसाब से डिवाइड करके रखिए कि मैं इस समय से इस समय तक ये करूंगा, ऐसे करूंगा। तो आप देखना आपको उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आप सारे कार्य कर पाएंगे अगर आप जो एक्टिविटीज, जो डिसेप्शन की एक्टिविटीज है उनको कम कर दिया, और जो एक्टिविटीज टू बी ट्रैश्ड अगर है, जो वेस्ट वाली एक्टिविटी है, उनको अगर आप निकाल पाएंगे तो आप समय का बहुत अच्छे से सदुपयोग कर पाएंगे और अपने आप आपके जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,